नमस्कार, मैं अमित कुमार। तो चलिए मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूँ इतिहास विषय लेकर। चलिए मैं बिना टाइम जाए के सीधे टॉपिक पे चलूँगा। परिचय हो चुका है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ अभी इतिहास। क्या बता रहा हूँ? इतिहास। क्या कहते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री, ठीक। देखिए इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया। अब इससे पहले एक और वीडियो आपको अपलोडेड मिलेगा चैनल पे, जिसमें मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को जितने भी भागों में बांटा गया है वो सब कुछ मैं इससे पहले बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में मैं आपको हल्का सा परिचय करवाऊंगा और उसके बाद आगे टॉपिक को लेकर के चलूँगा। तो देखिए जो सबसे प्रारंभिक काल का इतिहास है, जो जहाँ से इतिहास आपका शुरू होता है, मतलब शुरुआती दौर से अगर प्रारंभ करें तो वहाँ से बात करेंगे। तो पहला जो आपका हो जाता है प्राक इतिहास। कौन सा इतिहास? प्राक इतिहास। देखिए प्राक इतिहास हो गया। उसके बाद दूसरा होता आपका आद इतिहास। आद इतिहास हो गया, प्राक इतिहास हो गया। और तीसरा जो है आपका ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल कहेंगे, ऐतिहासिक काल। तो आप इसको प्राक ऐतिहासिक काल कह सकते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल कह सकते हैं, आध ऐतिहासिक काल कह सकते हैं और ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। तो मुख्य रूप से आपको तीन भागों में बांटा गया। अब किस आधार पे बांटा है तो इसे भी आप जान लीजिए कि इसे बांटा गया है मुख्य रूप से स्रोत के आधार पे, वो भी साहित्यिक स्रोत के आधार पे। किस आधार पे बांटा गया है? तो साहित्यिक स्रोत के आधार पे आपको ये बंटवारा किया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे मुख्य चीज जो आप देखेंगे, इस समय में किसी भी तरह का लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। किसी भी तरह का लिखित साक्ष्य नहीं मिला। इसमें स्पष्ट है कि यहाँ के जो लोग थे वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। अर्थात इस समय में क्या था, लिपि का विकास नहीं हुआ था। लिपि का विकास नहीं हुआ था, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं था। एकदम लोग जंगल में रहते थे, पत्थर से जो भी अपना घर वगैरह बना करके आदि मानव की तरह रहते थे। ना कोई पढ़ाई लिखाई, आराम से वो जिंगा लाला करके चल जाते थे, ठीक ना। लेकिन उसके बाद कुछ तरक्की हुआ, आद ऐतिहासिक काल में आया। गौर से सुनिए, कोई मजाक नहीं। आद ऐतिहासिक काल में जब ये आया तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा विकास किया। विकास करने के बाद क्या होता है कि ये अपनी सभ्यता बनानी शुरू कर दी। अपनी सभ्यता बनानी शुरू कर दी। मतलब सभ्यता का मतलब समझिए कि इसका रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, खान पान जो भी था वो सब एक व्यवस्थित सुस्थित तरीका में स्थिर हो गया। मतलब अलग अलग ढंग से जैसे मन तैसे एकदम नंगा पुंगा नहीं रहता था। इसका एक तरीका था, एक विधि था कि मर्द किस तरह से रहेंगे, औरत किस तरह से रहेंगे। तो ये पूरी व्यवस्था बन गया था आपके आधे ऐतिहासिक काल में। उसके बाद यहाँ पे लिखित साक्ष्य भी मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि क्या लिखा है उसको अपना लोग पढ़ नहीं पा रहे, ऐसा है हालत। लिखित साक्ष्य मिला है, यस मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। क्या लिखा ये मेरे बस की बात नहीं है। चलिए, लेकिन तीसरा पार्ट जो है आपका ऐतिहासिक काल, यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिला है, इससे मिला है, ये यस हो गया। लिखित साक्ष्य था, मतलब यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, जो भी पढ़ते थे वो पढ़ाई लिखाई करते थे। और दूसरी बात, क्या लिखा हुआ है ये बात आज के विद्वान पढ़ पाए हैं। आज के विद्वान उसको क्या कर पाए हैं, पढ़ पाए हैं। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट रूप में बता दिया हूँ। अब आगे के टॉपिक को लेके चलेंगे। तो आगे के टॉपिक में कुछ ज्यादा नहीं है। अभी देखिए आपको मैं एक बार फिर से इसका अच्छी करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। तो प्राक इतिहास क्या हो सा हो गया, प्राक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। अब देखिए हिस्ट्री के पिता के बारे में आप जान लीजिए कि इतिहास के पप्पा जी कौन है, इतिहास के बाबूजी कौन है। तो देखिए इतिहास जो है, इतिहास के पप्पा जी अर्थात इतिहास के पिता, इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस याद रहेगा। हेरोडोटस जो है वो इतिहास के क्या है, पिताजी हैं, पप्पा है, इतिहास के जनक है। तो आप याद रखिए हिस्ट्री, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस, एच से हेरोडोटस, ये इसके क्या है, पिता है। चलिए यहां तक आपका क्लियर हो गया, अच्छी वाली बात है।
अब देखिए आपका फर्स्ट पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट आपका कौन सा है, पहला पार्ट है आपका प्राक इतिहास, प्री हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, ठीक ना। तो ये आपका जो प्राक इतिहास है, कौन सा इतिहास है, प्राक इतिहास। ये प्राक इतिहास का संबंध माना जाता है पाषाण काल से। किस काल से, पाषाण काल। देखिए किस, क्या नाम देना है इसका, पाषाण काल। अब कहेंगे पाषाण काल क्या होता है, तो इस समय में जो मानव थे, वो मानव क्या करते थे, मुख्य रूप से पत्थरों का उपयोग करते थे अपने हथियार वगैरह को बनाने में। अभी आधुनिक टाइम में काफ़ी अच्छा अच्छा हथियार आ चुका है। अब देखिए छोटा छोटा गन आ चुका है, लाइटर जैसन गन आ गया है। तो लाइटर लीजिए कि गन लीजिए, बात बराबर हो जाता है। तो छोटा छोटा हथियार आ गया है, काफ़ी स्मॉलिस्ट औजार है जो बहुत घातक भी है। लेकिन पाषाण काल में क्या होता था, पत्थर का उपयोग किया जाता था किसी भी कार्य के लिए। अभी देखिए आप घर में बर्तन बनाते हैं, तो बर्तन वगैरह बनाने के लिए क्या किया जाता, धातु का उपयोग किया जाता। लेकिन इस टाइम में ऐसा नहीं था। तो पाषाण काल पत्थरों के उपयोग से संबंधित है, पत्थरों के उपयोग से संबंधित है। तो आप एक चीज समझिए, प्राक इतिहास काल को आप पाषाण काल में संबंधित मानते हैं। प्राक इतिहास काल को किसमें संबंधित मानते हैं, पाषाण काल में, ठीक। अब देखिए पाषाण काल जो है ये मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, 4 भागों में। किसी किसी बुक में आपको 3 भाग मिलेगा, कहीं कहीं 4 भाग मिलेगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला जो है आपका प्राक इतिहास, और इसमें सबसे प्राक, पहले इसको ये बड़ी बात देख लीजिए पहले कि ये आप टोटल के टोटल 4 समझ चुके हैं, टोटल के टोटल 4 समझ चुके हैं। प्रकार जो हो गए कितने हो गए, 4 हो गए। अब पहला जो है पुरा पाषाण, कौन सा पाषाण है, पुरा पाषाण, पुरा पाषाण काल। देखिए पहला जो हो गया आपका वो पुरा पाषाण काल हो गया। इसी तरह देखिए दूसरा जो है, दूसरा आपका है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक ना। ज्यादा टॉपिक नहीं समझना है, कम टॉपिक समझना है, लेकिन परफेक्टली रूप से उसे समझ के जाना है, ठीक ना। देखिए पहला ये जो आपका पाषाण काल है, पाषाण काल का मतलब क्या हो गया, प्राक इतिहास। कौन सा इतिहास, प्राक ऐतिहासिक काल हो गया। अब पाषाण काल के 4 भाग, कौन सा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद तीसरा है नव पाषाण काल, सही है। देखिए नव पाषाण काल हो गया, और लास्ट जो है, लास्ट ये है आपका उत्तर पाषाण काल। कौन सा है, उत्तर पाषाण काल, सही है। देखिए आप पढ़ाई करने आए हैं, बिल्कुल सरल दिमाग से, दिमाग को जब तक आप शांत नहीं रखिएगा तब तक आप इसको बेहतर तरीका से समझ नहीं सकते, ठीक ना। तो ये आपके कितने हो गए, 4 टाइप हो गए। कितने टाइप हो गए, 4 टाइप हो गए, ठीक ना। पहला कौन सा हो गया, देखिए पुरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा हो गया, मध्य पाषाण काल। तीसरा कौन सा हो गया, नव पाषाण काल। और उसके बाद लास्ट कौन सा हो गया, उत्तर पाषाण काल। इससे एक चीज समझ आता है कि इतिहास में जब कोई काल अपने अंतिम अवधि में होते हैं, अंतिम समय में होते हैं, गुजरने वाले होते हैं, तो उसके नाम के आगे उत्तर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, उत्तर लगा दिया जाता है। चलिए ये सब कुछ समझ गए। अब हमको देखना है यहाँ से आपका जो मुख्य चीज है वो चीज शुरू करना है। सबसे पहला आपका पुरा पाषाण काल में मानवों की स्थिति देखना है कि उस समय में मानव का हालत कैसा था। चलिए सबसे पहले हम इसे इरेज कर देते हैं अच्छी तरह। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, ले सकते हैं। चलिए इन पूरे को मैं इरेज कर देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला आपका कौन है, पुरा पाषाण काल, ठीक। देखिए पुरा पाषाण काल है, अच्छी तरह से समझिए। देखिए पाषाण काल का मतलब समझ रहे हैं आप, पाषाण काल का मतलब किससे संबंधित है, ये पत्थरों से संबंधित है, ठीक है। काल का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। अब पुरा मतलब सबसे पहला, सबसे पुराना, पुरा मतलब सबसे पुराना समझिए। अब देखिए इसमें जो मानव थे, क्या थे, मानव। आखिर इतिहास पढ़ किसका रहे हैं हम, जानवरों का इतिहास तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मानवों का इतिहास। तो मानव का इतिहास पढ़ना है। देखिए इसमें जो मानव थे वो ससुरा मानव नहीं थे, एकदम दानव जैसा दिखते थे,
सबसे पहली बात कि ये मानव नहीं थे, ये आदि मानव थे। कैसे मानव थे? चित्र लिख देता हूं, आदि मानव। हाँ, ये जो थे आदि मानव थे, बिल्कुल आदि मानव, आदिम थे, सबसे प्राचीन मानव थे। आदि मानव, आप समझ रहे हैं कि इसको बाल काटने का कोई हुनर नहीं था, इसको कपड़ा पहनने का कोई हुनर नहीं था, कपड़ा पहनवे नहीं करता था, वैसे नहीं रहता था। कौन सी का कपड़ा पहनेगा? ये तो शुरुए क्या है, अभी मानव का जो उद्भव है वो तो प्रारंभ ही हुआ है। तो ये एकदम ऐसे रहता था, जंगल में रहता था, जंगली था, तो इसको कह सकते हैं जंगली मानव, कह सकते हैं जंगली मानव कह सकते हैं। अब जंगली मानव में तो मानव का कोनो गुण नहीं था, जानवर जैसा गुण था। कैसा गुण था? जानवर जैसा। अभी देखिए, जानवर जैसा गुण समझ लीजिए कि गांव में भी एक दो में होता है, अपने समाज में भी कुछ ऐसे इंसान हैं जिसमें जानवर का गुण होता है, उससे अपनी दूरी बना के रखनी है, दूसरे से कोई मतलब नहीं। चलिए अब देखिए, आदि मानव थे, जंगली मानव थे। अब ये लोग जब जंगली थे तो खाना बनाने के लिए, अभी जो आप खाना एकदम बढ़िया से लगल रहता है एकदम टेबल पे, उसको जाकर आराम से खाते, बड़ी शौक से बैठ के कुर्सी पे पलथी लगा के जैसे भी खाया जाता है, तो उसमें जो 17 तरह का वैरायटी बनाया जाता है, उसको बड़ी शौक से एकदम विदेशी की तरह चम्मच से खाएगा। आज तक हमको चम्मच से खाने में संतुष्टि नहीं मिला है, खा रहे कितना पता ही नहीं चल रहा है, हाथ से खाने के बाद एक संतुष्टि मिलता है। देखिए, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ देखिए, आदि मानव थे, जंगली मानव थे। ये लोग खाना बनाने के लिए नहीं जानते थे, खाना बनाने के लिए नहीं जानते थे। ये लोग शिकार करते थे। इस समय में ये लोग खेती वगैरह भी नहीं करते थे, खेती वगैरह भी नहीं करते थे। तो ये लोग क्या करते थे? शिकारी थे। शिकारी को आप हिंदी में कहिए आखेटक। क्या कहते हैं? ये लोग आखेटक थे। क्या थे? आखेटक थे। आखेटक मतलब जो शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करके भोजन करते थे। एकदम जो भी जानवर मिला उसको चीर फाड़ के एकदम दलिदर की तरह खा जाते थे। ठीक, इसके बाद देखिए, आखेटक के बाद इसको और क्या कह सकते थे? खाना बदोश। क्या कहते हैं? खाना बदोश। देखिए, खाना बदोश का क्या मतलब होता है कि जो दिन भर खाने के मिजाज में ही रहता है, मतलब एकदम दिमाग में एनी टाइम एक ही बात चल रहा है, कहाँ पे खाना मिलेगा, एकदम कहीं हाथ ऐसे है, कहीं खाना मिला ढप से लिए, आराम पटाख से मुँह पे ले लिए, समझ रहे, पकड़े एकदम मुँह में ले लिए। बच्चा को देखते हैं एकदम पूरा रेडी रहता है, भर दिन उसके दिमाग में खाने चलता है, जैसे कोनो चीज मिला मुँह में ले लेगा, समझ रहे, कुछो मिला पटाख से मुँह में, कागज मिला मुँह में, कोनो टुकड़ा मिला मुँह में ले लिया है। खाना तो ठीक है मुँह मिलेगा, लेकिन उस खाने वाला चीज़ तो नहीं है खाएगा। इतना कमीना होता है कि खाने वाला चीज़ तो नहीं है खाएगा, अब बाकी बात सब कुछ खा लेगा वो। तो बच्चा का, तो देखिए खाना बदोश थे। इन लोग का जीवन का मात्र एक उद्देश्य था, खाना बदोश, मतलब खाना खाना और जिंदगी बिताना। समझ रहे हैं ना? सिर्फ खाना खाएंगे और जिंदगी बिंदास बिताएंगे। तो इसके जीवन का उद्देश्य यही तो था। यहां तक समझे? ये लोग क्या थे? खाना बदोश थे। क्या थे? खाना बदोश। दूसरी बात इसके बारे में और एक चीज याद रखिए, ये लोग खाद्य संग्राहक थे। क्या कह सकते हैं? खाद्य संग्राहक। देखिए, ये लोग खाद्य संग्राहक, धीरे धीरे ये लोग इस बात को समझ गए कि भाई हम जहां पकड़ते हैं तुरंत खाना खा लेते, अब जरगड़ मिल जाए, समझ रहे, एक ही बार 5-6 जानवर का शिकार कर लेंगे तो 5-6 जानवर कैसे एक के बार में खा जाएंगे? अरे भाई, पेट है कि खेत है? नहीं ना, जितना उझलिएगा, यूरिया उझल दीजिए, डीएपी उझल दीजिए, खेती को जितना खराबी करे करने दीजिए, फसल बर्बाद हो जाए, खेत खराब हो जाए, यूरिया डीएपी दे करके बोझ दीजिए। तो उस तरह से नहीं, ये लोग खाद्य पदार्थ को, खाने वाले चीज को अब क्या करते थे? कुछ दिन के लिए एकत्रित करके रख लेते थे, समेट करके रख लेते थे अपने जो भी झोला बड़ा हो, उस समय झोला बड़ा तो नहीं था, एकदम देख के रखते थे, और जहां वो निवास करते थे उस जगह पे ये अपना क्या करते थे? खाद्य को संग्रहित कर लेते थे। तो इस तरह से ये लोग क्या थे? खाद्य संग्राहक थे। अब देखिए, आदि मानव थे, ये लोग मानव तो नहीं है बोला जाए, ये लोग क्या थे? आदि मानव थे, खाद्य संग्राहक थे, आखेटक थे, खाना बदोश भी बोल सकते हैं। लेकिन इन सब के जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया कि उस समय में आग का खोज हो गया। आग, क्या हो गया? आग। तो देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता आपके लिए
कि आदि मानव के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। किस काल में? पूरा पाषाण काल में, कि आग का खोज हो गया। आग का क्या हो गया? खोज हो गया। गलती से हो गया लेकिन हो तो गया ना। अब देखिए, जैसे आग जीवन में आया, जीवन का एक उपयोगी चीज बन गया, काफी उपयोगी बन गया। अब ये आदि मानव जो थे, ये लोग अब शिकार जो करते थे उसको कच्चे नहीं खाते थे, उसको क्या करते थे? पका के खाते थे। ये लोग धीरे धीरे सीख लिया आग जलाने के लिए, एकदम वो लकड़ी पे लकड़ी घस घस कैसे एकदम, या पत्थर पे पत्थर मार मार के आग को क्या करते थे? जला लेते थे, आग उत्पन्न कर लेते थे। और उस आग से क्या करते थे? ये लोग भोजन को पका लेते थे, भोजन को बनाते नहीं थे, क्योंकि भोजन बनाता है स्वपोषी जीव, अपना सब है परपोषी जीव। परपोषी समझते हैं ना? अपना सब परपोषी, अपना सब भोजन को सिर्फ पकाते हैं, भोजन को बनाते नहीं है। तो ये लोग भी क्या किया? भोजन को पका करके खाना शुरू कर दिया। अब जब ये लोग भोजन को पकाया तो इसे स्वादिष्ट लगा, ज्यादा अच्छा लगा। अब ये लोग धीरे धीरे आग का उपयोग करना सीख गया। तो ये रहा इसके जीवन का प्रमुख, सबसे प्रमुख घटना, आग का खोज। अब आपको प्रश्न आ सकता है आसानी से कि देखिए, आखेटक है, खाना बदोश है, शिकारी है, या आप कहेंगे खाद्य संग्राहक है। तो ये सब तो आदि मानव है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस काल में मानव आदि मानव जैसा था। तो कह सकते हैं सबसे प्राचीन काल पूरा पाषाण काल में। लेकिन अगर आपको दे दे आग का खोज या आविष्कार, आग का खोज किस काल में हुआ? किस काल में हुआ? अब आपको इसमें प्रश्न दे दे 4, ऑप्शन दे दे 4, प्रश्न तो एक है, ऑप्शन अगर 4 दे दे तो उसमें आपको सीधा सीधा दिमाग में याद रखना है कि सबसे प्राचीन काल में हुआ था, लेकिन उसका नाम था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। तो चलिए, एक प्रश्न यहां से तो पक्का आपको याद रखना चाहिए। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी अच्छा भी है, और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। आप देख सकते हैं आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। तो चलिए, इस तरह से आप पूरा पाषाण काल के बारे में तो अच्छी तरह से जान गए। अब देखिए, पूरा पाषाण काल के बाद दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। देखिए, अब ये मध्य पाषाण काल जो है, ये क्या हुआ? पूरा पाषाण काल के उतरने के बाद, मतलब पूरा पाषाण काल क्या हुआ? धीरे से खत्म हो गया, उसका एक अवधि हो गया, एक निश्चित समय तक मानव ने अपना जीवन व्यतीत किया। और जब वो थोड़ा तरक्की कर लिया, थोड़ा सा व्यवस्थित तरीका से अपना जीवन यापन करना शुरू किया, तो वहां से क्या मानते हैं, जहां से इन्होंने व्यवस्थित तरीका से जीवन यापन करना शुरू किया, उस प्रारंभिक बिंदु से एक काल का प्रारंभ हुआ, जिसको इतिहासकारों ने मध्य पाषाण काल नाम दिया। कौन सा नाम दिया? मध्य पाषाण काल नाम दिया। अब देखिए, इस काल में विशेष क्या होता है? इस काल में, मध्य पाषाण काल में, मैं आपको ज़्यादा लंबा थैथिस में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन इतना याद रखिए कि विशेष चीज आपको जरूर मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए, इस समय में क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ी बात था एक चीज, क्या? कि वो था अंत्योष्ठि कार्यक्रम, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार, जिसको आप क्या कर सकते हैं? अंत्योष्ठि कार्यक्रम, अंत्योष्ठि संस्कार कहिए, अंत्योष्ठि संस्कार। अब ये संस्कार क्या होता है? ये होता है जब व्यक्ति का देहांत हो जाता है, जब एक व्यक्ति इस लोक से, इस दुनिया से अपनी रिश्ता सभी से तोड़ के निकल लेते हैं, या तो आप बोले कि जब व्यक्ति मर जाता है, सीधा सीधा मर गया, बात खत्म। जितना संपत्ति वगैरह अर्जित किया कोई फर्क नहीं पड़ा, मरने के बाद आपके नाम के आगे निधन ही लिखा है, मतलब कोई धन नहीं, निधन। सब धन संपत्ति को छोड़ करके वो जब चले जाते हैं तो उसका जो शरीर बचता है, शरीर तो कहीं नहीं जाता है, अंदर से वो कहता आत्मा निकल गया, लेकिन शरीर तो बचा हुआ। अब इस शरीर को क्या किया जाता है? या तो जला दिया जाएगा,
जला दिया, जलाया, जलाया, या का क्या करेगा, दफनाया। देखिए या तो जला देगा या फिर क्या करेगा, दफना देगा, ठीक ना, जला देगा या फिर क्या करेगा, अब दफना देगा। और एक होता है कि इसको पूरी तरह ना ही तो जलाएगा ना ही तो दफनाएगा, इसको अदर जीवों को, मतलब किसी दूसरे जीव को, जो जीव मीट मतलब मानव को खा जाए, तो उसको क्या कहता है, आंशिक, आंशिक, आंशिक रूप से इसको दफना दिया जाएगा, आंशिक रूप से दफनाएगा। आंशिक रूप से कैसे दफनाया जाता है ये बात देखिए। क्या होता है कि पहले जब मानव मरता है, जब वो मर गया तो उसे किसी ऐसे सुनसान जगह में यूं फेंक दिया जाता है उसके शरीर को, फिर उसके शरीर को गिद्ध को, कुत्ता जो भी है वगैरह वगैरह जानवर नोच के उसके शरीर का जो भी मांस है उसको खा जाएगा, उसको क्या करेगा, खा जाएगा। फिर उसका जो हड्डी वगैरह बचेगा उस हड्डी को क्या करेगा, दफना देगा, उस हड्डी को क्या करेगा, दफना देगा। तो ये आंशिक रूप से क्या हुआ, आंशिक रूप से संस्कार कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। और दफनाने का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि शरीर को क्या करेगा, दफना देगा। और जलाने का मतलब भी आप समझ रहे हैं, क्या करेगा, बिल्कुल जला देगा। तो यह क्रिया कब शुरू हुआ था, तो यह प्रक्रिया मध्य पाषाण काल में ही प्रारंभ हो गया था। मतलब कि मध्य पाषाण काल में अंत्योष्ठी कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था, अंत्योष्ठी कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था। तो आप ये बात तो अच्छी तरह से समझ गए कि अंत्योष्ठी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अंत्योष्ठी कार्यक्रम का साक्ष्य सर्वप्रथम किस काल में मिला, तो कह सकते हैं आपका अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार या अंतिम संस्कार या अंत्योष्ठी, अंत्योष्ठी संस्कार, अंत्योष्ठी संस्कार, अंत्योष्ठी संस्कार का साक्ष्य सर्वप्रथम किस काल में मिला, किस काल में मिला। तो आपको अगर 4 ऑप्शन दे, कितना ऑप्शन दे, 4 ऑप्शन दे, तो उसमें सिर्फ एक ऑप्शन आपका सही होगा, और वो कौन सा होगा, मध्य पाषाण काल। कौन सा होगा, मध्य पाषाण काल। क्लियर है। आपका ये अंत्योष्ठी कार्यक्रम कब से शुरू होता है, तो ये सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह समझे। यहां से एक प्रश्न आपका ये काफी इंपॉर्टेंट पड़ता है। अब देखिए एक और इनपुट काफी परिवर्तनकारी रहा इसके जीवन में, ये परिवर्तन रहा कि ये यहाँ के समय में क्या हुआ, हथियार, हथियार छोटा हो गया, छोटा किया। देखिए इस बात को समझिए, मैं इसे इरेज कर देता हूं समझने के लिए ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। प्रश्न यहाँ पे है कि आपका अंत्योष्ठी कार्यक्रम किस काल से माना जाता है या किस काल में प्रारंभ हुआ, या प्रथम बार अंत्योष्ठी कार्यक्रम का साक्ष्य किस काल से मिला था, तो वो था आपका मध्य पाषाण काल। कौन सा काल था, मध्य पाषाण काल। क्लियर रहा। देखिए एक और घटना है इसके जीवन में, ये था हथियारों का छोटा हो जाना। अब देखिए आपको ये भली भांति पता है कि पहले के लोग खेती वगैरह करते नहीं थे, वो लोग शिकार करके अपना भोजन करते थे। एकदम तीर निशाने पे लिया, छोड़ दिया, धाए उधर लगा, हिरन को गया, अब वो गया, अब उसको उठा के लाएगा, अब फाड़ेगा, एकदम खा जाएगा। आग का खोज हो गया, अब उसको पकाएगा, अब फिर उसको खाएगा। समझ गए। अब इसी तरह ये बड़ा बड़ा हथियार, मतलब पूरा पाषाण काल में क्या था कि ये लोग गाछ पे एकदम बड़का बड़का पत्थर लेके किसी पहाड़ पे किसी वृक्ष पे चढ़ जाते थे, और जैसे देखा हे देखो शेर गया, धपाक से गिरा दिया, गिरा उसके मुंडी पे चल गया, अब वो तो कुचा गया, थोकचा गया, ठीक ना। अब उसको फिर से वो लोग क्या करेंगे, खा जाएंगे। तो उस तरह से वो लोग शिकार करते थे। कैसे कि बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे, जो बड़ी मुश्किल से तो गाछ पे जाएगा और गिराएगा। अगर मिस्टेक से जानवर देख लिया कि भैया हमारे ऊपर पत्थर गिर रहा, वो भाग जाए, अब फिर से उतना मेहनत करो। कई बार मेहनत करने के बाद एक बार तो आता होगा हाथ में। तो ये देखिए क्या होता है कि हथियार इस काल में छोटा हो गया। हथियार क्या हो गया, छोटा हो गया। अब जब हथियार छोटा हो गया तो छोटा हथियार लेकर के गाछ पे आसानी से चढ़ा जा सकता है। जैसे तीर हो जाए तो निशाना लगाया, छोड़ दिया, चलो भाई आसानी से मर गया।
अभी इतना छोटा छोटा एक रत्ती का बुलेट होता है, जरा सा इतना सा का एकदम शरीर के आर पार चल जाएगा, तुरंते प्राण ले लेगा, समझ रहे हैं ना। तो इस समय में क्या हुआ, हथियार छोटा हो गया। हथियार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये काफ़ी परिवर्तन माना जाएगा इसके जीवन में, क्योंकि ये लोग हथियार रहेगा तब तो शिकार करेगा, अब हथियार नहीं तो शिकार कैसे करेगा, जानवर इसी को अपना भोजन बना लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। तो ये रहा आपका मध्य पाषाण काल। कौन सा काल रहा, मध्य पाषाण काल। चलिए इसके बाद आपका जो तीसरा पॉइंट है, इसे मैं इन दोनों को अब इरेज कर दूं थोड़ा सा। अब तीसरे पॉइंट को अच्छी तरह से समझते हैं। अगला है आपका जो तीसरा पॉइंट है, मतलब कि प्राक इतिहास को जो तीसरे भाग में बांटा है, तीसरा प्रकार जो है वो आपका है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल अच्छी तरह से दिख रहा होगा। चलिए अब देखिए, नव पाषाण काल जो है ये काफ़ी परिवर्तनकारी काल रहा है। मतलब इस काल में आकर के मानव ने काफ़ी अच्छी तरह अपना जीवन यापन करना शुरू किया, अच्छी तरह से व्यवस्थित होने का कोशिश किया। अब देखिए ये क्या होता है कि यहाँ से मानव अब अस्थाई होने लगा। क्या होने लगा, अस्थाई। देखिए अस्थाई होने का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसान हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, किसान हो जाते हैं, तो जब आप किसान हो जाइएगा तो इसका मतलब है कि आप खेती कीजिएगा तब तो किसान कहलाइएगा। अब खेती जब कर रहे हैं तो 2 दिन में तो फसल उपज के तैयार नहीं होगा, उसके लिए कम से कम आपको 2.5 से 3-4 महीना चाहिए। 5 महीना में भी फसल उपजता है, कम से कम आपको तो 3 महीना चाहिए। अब अगर हम खेती करेंगे तो उसके लिए 3 माह तो हमको एक जगह पे रुकना होगा, और फसल उपजने के बाद हम वहाँ से जाएंगे, क्योंकि फसल बोए हैं तो उसकी कटाई करके फसल लेके ना जाएंगे। तो इसी तरह अब मानव क्या होने लगा, अस्थाई होने लगा। दूसरी बात रीजन समझिए अस्थाई होने का। अब हम किसी जंगल को काट करके खेत बनाए हैं, वो खेत बनाने के बाद वहां छोड़ के जाएंगे तो किसी दूसरे जगह फिर से हमें उतनी मेहनत करके खेत बनाना पड़ेगा। पहले के समय में जमीन का इतना मतलब क्या कहते महंगाई नहीं था, क्योंकि जंगल ही जंगल था, तो फिर से खेत हमको बनाना पड़ेगा ना, तो इतना मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ का जमीन उपजाऊ है, दूसरे जगह का जमीन उपजाऊ होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होता था कि वो लोग जहाँ पे देखता था कि हमको पानी की मात्रा मिल जाए, पानी वगैरह मिल जाए नदी किनारे में, तो पानी मिल जाएगा रहने के लिए, तो क्या हो जाएगा कि उस इलाके का जमीन भी नमी युक्त होगा। नदी के किनारे का जमीन तो नमी युक्त होगा, तो उधर में फसल भी क्या होगा, अच्छा उपजेगा, फसल भी क्या होगा। तो एक तरह से यहाँ पे अब क्या होता है कि मानव अस्थाई होने लगता है। यहाँ पे क्या होता है, मानव अस्थाई होने लगता है। अब यहाँ पे अस्थाई होने का ये तो बात निकलता है कि खेती क्या, कौन सी क्या, खेती करने लगा। इस काल में मतलब मानव ने नव पाषाण काल में क्या क्या खेती करना शुरू कर दिया। नव पाषाण काल में मानव ने क्या कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया। अब देखिए जब खेती करना शुरू किया तो इसका मतलब ये अस्थाई हुआ। अस्थाई होना शुरू किया तो रहने के लिए आवास बनाया। क्या बनाया, आवास। आवास समझ रहे ना, जिसको कहते हैं घर। क्या कहते हैं, घर। देखिए घर मतलब हाउस समझिए, क्या हो गया, घर बनाया। अब मानव ने क्या किया, यहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिया। अर्थात मानव क्या किया, अब अस्थाई रूप से रहने लगे हैं, तो अस्थाई रूप से रहने के लिए उन्होंने खेती किया तो अस्थाई हो गया, आवास बना लिया, घर बना लिया रहने के लिए। अब देखिए जब वो उन्होंने अस्थाई रूप से रहने लगा तो उन्होंने पशुपालन करने लगा। क्या करने लगा, पशुपालन। देखिए इन्होंने क्या किया, पशुपालन करना शुरू किया। क्योंकि खेती में देखते हैं आप, किसान वगैरह जो होते हैं उन्हें पशुओं से कुछ विशेष लगाव होता है, और वो जरूरी है, क्योंकि हमें पशुओं से काफ़ी कुछ प्राप्त होता है। आज आप साइंटिफिक विधि से बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं, बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, जिसका आपको साइड इफेक्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन आज से पहले के समय में जो समाज पशुपालक समाज था, वो भी अपनी जीवन अच्छी तरह व्यतीत करते थे, पशुओं को पालते थे, और उन्हीं पशुओं से वो अपना भरण पोषण भी करते थे। एग्जाम्पल फॉर आप देखिए कि आज आप अपने खेतों में यूरिया डीएपी डालते हैं,
जिससे आपके खेतों का उर्वरक क्षमता धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, जिससे कई सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद ऐसा होगा कि अगर आप अपने खेतों में यूरिया डीएपी नहीं डालिएगा तो आपका खेत उपज नहीं देगा। लेकिन आज से काफ़ी समय पहले चलिए तो गोबर वगैरह जो जैविक खाद्य पदार्थ हैं वो डालकर खेती किया जाता था, जिससे खेतों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता था। यूरिया एक जहरीला पदार्थ होता है और मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले किसान मित्र कहे जाने वाले केचुआ जो होता है वो यूरिया के प्रभाव से मर जाता है, जिसके कारण मिट्टी का जो बनावट है, संगठन है, वो धीरे धीरे हार्ड होता है, क्योंकि केचुआ मिट्टी को भुरभुरा कर देता है, जिससे क्या हो जाता है कि मिट्टी हार्ड होने के बाद पानी का स्तर सही से नीचे नहीं जा पाता है, पौधा अच्छी तरह विकास नहीं कर पाता है, और पौधा जब अच्छी तरह विकास नहीं कर पाता है तो आपको अच्छा उपज भी नहीं मिलता है। और अभी आप खेतों में देखिए तो केचुआ नहीं के बराबर मिलेगा, क्योंकि आप अपने खेतों में जहर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उर्वरक खाद्य पदार्थ का उपयोग करने से वो नहीं होता है ऐसा। चलिए, ये सब आपको समझना चाहिए कि पशुपालन इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि इसका उस टाइम में इतना ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास नहीं था। अब देखिए पशुपालन जो क्या, तो पशुपालन के बारे में भी आगे बात करेंगे, खेती के बारे में भी आगे बात करेंगे, आवास के बारे में भी आगे बात करेंगे। अब देखिए इन्होंने क्या किया, जब पशुपालन किया तो पशुपालन का सीधा संबंध किसानों से होता है, कृषकों से होता है। अब खेत में सामान जब उपजने लगा, फसल जब उपजने लगा, तो वहाँ पे पशुओं को खाने के लिए भी उपजता है, अब मानव को भी खाने के लिए उपजता है। अनाज मानव खा लेता है, उसका जो डंठल होता है, डंटा होता है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जैसे आप मकई लगाए तो आप सिर्फ मकई खा रहे हैं, लेकिन उसका जो वृक्ष है, पौधा है, उस पौधा को जानवर खाएंगे। उसी तरह गेहूं हो गया तो गेहूं का भी यही होता है, तो पशु के लिए भी आपको अनाज वहाँ पे मिल जाता था। अब उसको लाने के लिए ये लोग किसका उपयोग करते थे, मतलब गाड़ियों का, बैलगाड़ी, समझ रहे हैं आप। तो इन लोगों ने गाड़ियों का, वाहनों का उपयोग किया, जिसके लिए पहिया बनाया, पहिया। अब देखिए पहिया का भी निर्माण किस काल में हुआ, ये भी हुआ था नवपाषाण काल में। किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में हो गया। अब खेती कर रहा है तो ये बात तो समझ रहे हैं। अब अनाज जो उपजा है, तो अनाज जो उपजा है, इस अनाज को रखने के लिए तो कुछ बर्तन चाहिए ना। तो इन समय में इन लोगों ने क्या बनाया था, मनका। क्या बनाया था, मनका बनाया था। मनका को समझिए आप घड़ा, क्या समझिए, घड़ा समझिए, ठीक ना। इन्होंने घड़ा बनाया था। उस समय में इतना अच्छा ड्राम, कोठी वगैरह बनाने का व्यवस्था नहीं था। आज से कुछ दिन पहले की बात देखिए, अभी जो आपके पापा लोग होंगे, आपके जो पिताजी सब होंगे, उन सब के जो मतलब समय में, या आपकी दादी लोग अगर जीवित है, दादी माँ सब, तो उससे पूछिए कि वो लोग मिट्टी का कोठी बनाते थे। कोठी मतलब अनाज रखने के लिए मिट्टी का कोठी बना लेते थे, अच्छी तरह वो बनाने के लिए जानते थे। आजकल की लड़की को पूछिए कि वो मिट्टी का कोठी बना सकती है, संभव ही नहीं है। उससे पूछिए चूल्ही बना सकती है, हो ही नहीं सकता। वो गैस सिलेंडर पे खाना बनाएगी, अगर गैस सिलेंडर नहीं देगा ना तो पतिदेव का बाल नोच के एकदम जला देगी वो पूरा। तो पहले के औरत तो बहुत हुनरमंद होती थी। चलिए, तो घड़ा बनाने के लिए वो लोग धीरे धीरे क्या क्या सीख गया, मतलब मनका बनाने के लिए सीख गया। तो ये उसके जीवन का काफ़ी महत्वपूर्ण घटना रहा। अब मैं इन सब में से सबको धीरे धीरे देखूंगा। तो सबसे पहले आप एक प्रश्न समझिए कि मनका का सबसे प्रथम साक्ष्य, मनका का सबसे प्रथम साक्ष्य किस काल में मिला था, तो ये मिला था नवपाषाण काल में। ये बात समझ में आया। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था, पहिया का प्रथम साक्ष्य किस काल से मिला है, ये भी मिला है नवपाषाण काल से। पशुपालन, मानवों ने पशुपालन किस काल में शुरू किया था, तो ये भी क्या था आपको, नवपाषाण काल में। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल। इसके बाद देखिए आवास, मानव ने अस्थायी आवास बनाने का प्रारंभ किस काल से किया था, तो ये भी क्या था, नवपाषाण काल से। मानव ने सबसे पहले कृषि कार्य किस काल में किया था, तो ये भी क्या था, नवपाषाण काल में। इतनी बात आपको समझ में आया, चलिए इतनी बात आपको समझ में आया, ठीक है, अच्छी वाली बात है। अब मैं इसे जरा इरेज कर देता हूं। इसमें से एक पॉइंट आपको रखना है, खेती। अभी सब सारे पॉइंट को मैं एक एक करके समझाऊंगा, क्योंकि आप समझ गए हमें संतुष्टि मिल जाएगी, समझ रहे ना। चलिए सबको इरेज कर देता हूं। अस्थाई आवास के रूप में था, अस्थाई हो गया था मानव। अब क्या था,
अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे खेती। कौन सी थी? खेती। कृषि क्या कहता है आपको? कृषि कार्य। अब देखिए कृषि कार्य मानव ने करना शुरू कर दिया था। कृषि कार्य जब मानव ने करना शुरू कर दिया था तो इन्होंने सबसे पहला खेती जो किया, कौन सा फसल उपजाया, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले जौ और गेहूं उपजाया। जौ और गेहूं का इन्होंने क्या क्या पैदावार किया? सबसे पहले जौ और गेहूं का उपयोग किया। देखिए जौ काफी अच्छा फसल होता है, आज इसका उपयोग अपने समाज में खत्म हो गया। सीधी बात समझिए कि जौ का अब उपयोग नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। किसी पावन त्योहार में, किसी पर्व में, किसी उत्सव के मौसम पे, किसी उत्सव के समय में इस जौ का उपयोग किया जाता है, जो पर्व के लिए उपयोगी होता है। लेकिन आज गेहूं का उपयोग तो सबसे ज्यादा बढ़ गया है। देखिए गेहूं, आप गेहूं से तो काफी चीज बनाते हैं। गेहूं से तो आपका रोटी बनता है, आप लोग रोटी खाते हैं ना, रोटी खाते हैं, गेहूं से बनता है, ये हो गया। इसके बाद देखिए आप गेहूं से और भी कई प्रकार के वैरायटी बनते हैं। लिट्टी देख लीजिए, कौन चीज? समोसा, जिसको आप लिट्टी कहते हैं, लिट्टी हो गया, समझ रहे ना, ये गेहूं से बनता है। और भी कई प्रकार के चीज आपको इससे बनता है, कई प्रकार के चीज आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक ना। चलिए अच्छी वाली बात है। तो गेहूं का उपयोग होने लगा तो इसका मतलब है कि अब वैरायटी बनने लगा था। मानव जो थे वो वैरायटी खाने लगे थे। रिलैक्स। तो ये बात तो आप समझ चुके हैं। चलिए इसके बाद देखिए गेहूं और जौ के बाद ये प्रश्न आता है कि सबसे पहले तो खेती हुआ गेहूं और जौ का। सबसे पहले खेती किस चीज का हुआ? गेहूं और जौ का। लेकिन इतिहास की बात है तो आज से कितना साल पहले ये खेती किया गया था? आज से कितना वर्ष पहले ये खेती किया गया था? तो देखिए ये किया गया था आज से 7000 साल पहले। आप कह सकते हैं 7000 ईसा पूर्व याद रखेंगे, जिसको आप बीसी कहते हैं। बीसी 7000 ईसा पूर्व पहले क्या किया गया था? खेती किया गया था। अब देखिए आपको ये भी याद रखना होगा, कौन सी? ये याद रखना होगा आपको कि खेती जो हुआ ये जगह का नाम क्या था? देश पहले देखिए किस देश में हुआ था। आज दुनिया कई देशों में बटा हुआ है, तो सर्वप्रथम खेती किस देश में हुआ था? ये पाकिस्तान था। हाँ वही पाकिस्तान, समझ रहे हैं ना, ये हो गया पाकिस्तान। सबसे पहले खेती किस जगह में हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। अब पाकिस्तान में हुआ था ये तो समझ गए, ये तो देश है, लेकिन पाकिस्तान के किस क्षेत्र में हुआ था? तो उस क्षेत्र का नाम था आपका मेहरगढ़। किस क्षेत्र में हुआ था? मेहरगढ़ नामक जगह पे हुआ था। किस जगह पे हुआ था? मेहरगढ़ नामक जगह पे हुआ था। अब देखिए अगर आपको बाउंड्री बांधे, बाउंड्री समझ रहे ना, मतलब इन दोनों के बीच मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो ये दो पर्वतों के बीच में, पहाड़ों के बीच में पड़ता है। एगो को कहते हैं सुलेमान, और इधर से देखिए किरथर पहाड़। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में ये पड़ता है। तो ये बात आप देखें कि कहाँ पड़ता है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में पड़ता है, ठीक ना। तो पहली बार खेती का साक्ष्य यहाँ तक था, इसे आप देख सके हैं। अब देखिए इन लोगों ने क्या क्या था? आवास बनाया था। क्या बनाया था? आवास बनाया था। और इसके बारे में आवास बनाया, पशुपालन क्या? पशुपालन क्या? और उपज में गेहूं जौ के बाद और भी कई प्रकार के उपज इन्होंने किए। अब इन सबों को अगले वीडियो में देखना है। तब तक के लिए फिर से जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए।